Rahim. Today's topic of discussion is vessels की पॉइंट। स्टार्ट करते हैं पहले हिमेंजियोमा से। हिमेंजियोमा क्या होती है? वेस्कुलर ट्यूमर होता है। इसमें आपको एबनॉर्मल या नॉर्मल वेसल की ज़्यादा क्वांटिटी देखने को मिलती है। इसमें सबसे काम की चीज़ आपने नोट करनी है कि जो वेसल्स होती है क्लोजली एग्रीगेटेड होती है, थिन वाल्ड होती है, ब्लड फील्ड होती है, फ्लैटेंड एंडोथीलियम से लाइंड होती है, यानी ऑलमोस्ट तमाम वेसल्स वाली प्रॉपर्टी आपको इसमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यू है वो काफ़ी ज़्यादा स्केंटी होता है। अब हिमेंजियोमा तीन टाइप का होता है, कैपिलरी, कैवर्नस और लोब्यूलर कैपिलरी हिमेंजियोमा। जो लोब्यूलर कैपिलरी हिमेंजियोमा उसको पायोजेनिक ग्रैनुलोमा भी कहते हैं, लेकिन ये मिसनोमर है क्योंकि ना ही आपको कोई एपिथेलियल सेल देखने को मिलेगा, ना ही कोई ग्रैनुलोमा होगा। नेक्स्ट है कैवर्नस हिमेंजियोमा। कैवर्नस के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा क्या? कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा। तो ये आपको वॉन हिपोलिंडो डिजीज के अंदर देखने को मिलता है कैवर्नस हिमेंजियोमा। और ये कैवर्नस हिमेंजियोमा सेरिबेलम में होता है, ओके, ब्रेन स्टेम में, रेटिना में हो सकता है। ठीक हो गया। इसके अलावा जो इम्यूनो मार्कर होते हैं फॉर वैस्कुलर ट्यूमर, तो CD31, CD34 और वॉन विलिब्रेंट फैक्टर आ जाएगा। जो लिम्फ एंजियोमा होती है बिनाइन लिम्फोसिटिक एनालॉग होते हैं। अब इसके अंदर लिम्फ होता है ना कि आरबीसी। इसके मजीद दो टाइप होती है, कैपिलरी और कैवर्नस। जबकि हिमेंजियोमा की कैपिलरी, कैवर्नस और लोब्यूलर कैपिलरी भी थी, जिसको क्या बोलते हैं हम? पायोजेनिक कहते हैं। जबकि इसकी सिर्फ कैपिलरी और कैवर्नस है, जिसको सिस्टिक हाइग्रोमा कहते हैं। अब जो ग्लोमस ट्यूमर होते हैं, ग्लोमस ट्यूमर क्या होते हैं? बिनाइन होते हैं, ओके, एक्सट्रीमली पेनफुल होते हैं, मोडिफाइड स्मूथ मसल ऑफ ग्लोमस ट्यूमर से निकलते हैं, हमारे नेल बेड के नीचे बहुत ज़्यादा लोकेटेड होते हैं। अब ग्लोमस ट्यूमर के अंदर क्या होता है? स्पेशलाइज्ड ग्लोमस सेल होते हैं और आपको वास्कुलर चैनल भी देखने को मिलता होता है। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो बॉर्डर लाइन वेस्कुलर ट्यूमर है वो दो होते हैं हमारे, कैपोसिस सार्कोमा और हिमेंजियो एंडोथीलियोमा। चार टाइप के कैपोसिस सार्कोमा होता है। नंबर 1 क्रॉनिक कैपोसिस सार्कोमा आ जाएगा, क्लियर। नंबर 2 आ जाएगा आपका लिम्फो एडिनोपैथिक आ जाएगा। नंबर 3 आ जाएगा ट्रांसप्लांट एसोसिएटेड, ओके। और नंबर 4 हम आ जाएंगे एड्स एसोसिएटेड हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब इसका मिमोनिक क्या होता है? इसका मिमोनिक होता है LACT, ओके। L से लिम्फो एडिनोपैथिक, ए से एड्स, सी से क्रॉनिक और टी से ट्रांसप्लांट एसोसिएटेड होगा। क्रॉनिक वाले को क्लासिकल या यूरोपियन भी कहते होते हैं, लिम्फोडिनोपैथिक को अफ्रीकन या एंडेमिक भी कहते होते हैं, जबकि एड्स वाले को एपिडेमिक कहते हैं, ट्रांसप्लांट वाले को कुछ भी नहीं कहते। ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 या कैपोसी एसोसिएटेड, कैपोसी सार्कोमा एसोसिएटेड हर्पीज वायरस 8 या 8वां वाला ये कैपोसी सार्कोमा करवाता है। इसमें आपको 3P देखने को मिलते हैं, पैच, प्लैक और नोड्यूल देखने को मिलता है, ओके, ठीक है। PPN वैसे 3P लिखे हैं यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। एंजियोसार्कोमा की जो इटियोलॉजी है लीवर के अंदर, इसका मिमोनिक होता है ATP। ए से क्या होगा? आर्सेनिक होगा, टी से थोरोट्रांस और पी से पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके अलावा पोस्ट मैक्टेक्टमी लिम्फेंजियोसार्कोमा में भी देखने को मिल सकता है। एंजियोसार्कोमा में आपको तमाम डिग्री की डिफ्रेंसिएशन देखने को मिल सकती है, लाइक प्लम एनाप्लास्टिक हो गया, एंडोथीलियल सेल हो गया, या अनडिफ्रेंशिएटेड है। इसके बाद है हिमेंजियो पेरिसाइटोमा। हिमेंजियो का मतलब आगे कैपिलरी आ जाएगी। पेरिसाइटोमा, पेरिसाइटोमा में आपके स्पिंडल शेप सेल आना शुरू हो जाते हैं, जिनका स्टेगहोर्न वास्कुलेचर होता है, ओके। अब नॉन इन्फेक्शियस वास्कुलाइटिस के यहाँ पर चार मैकेनिज्म होते हैं, यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं। नंबर 1 इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन, नंबर 2 अनका, नंबर 3 एंटी एंडोथीलियल और नंबर 4 टी सेल मीडिएटेड होता है। अनका आर द हिट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ एंटीबॉडी जो कि न्यूट्रोफिल के जो लाइसोसोमल कंटेंट होते हैं उसके खिलाफ बनती है, ओके। तो उनको CN का कहते हैं, CN का या PN का। CN का को साइटोप्लाज्मिक या PR3 कहते हैं, जबकि पेरी न्यूक्लियर को MPO भी कहते होते हैं, क्लियर। वही बता दिया कि पहली PR3 एंटी प्रोटीनेस 3 वाला CN का वेजिनर के अंदर आती है, MPO वाली माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस स्ट्रास सिंड्रोम के अंदर होती है। जाइंट सेल आर्टराइटिस, लार्ज सेल वास्कुलाइटिस होता है। इसमें आपको नोड्यूलर इंटिमल थिकनिंग देखने को मिलती है जो कि ल्यूमिन को कम कर देती है। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलता है? आपको मीडियल ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। फाइनली इलास्टिक लैमिना की फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगी, CD4 की वजह से होती है। पोलीआर्टराइटिस नोडुला क्या करता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन को स्पेयर कर देता है, स्मॉल टू मीडियम को इन्वॉल्व करता है, टिपिकली रीनल और विसरल वेसल को इन्वॉल्व करता है। पोलीआर्टराइटिस नोडुला के अंदर फिब्रिनाइड नेक्रोसिस होता है। कावासाकी क्या होता है? म्यूकोकुटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको स्किन के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? एरिथीमा देखने को मिलेगा, ओके, डिस्क्वेमेटिव रैश देखने को मिलेगा, सर्वाइकल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगी और कंजक्टिवल ओरल एरिथीमा इरोजन देखने को मिलेगी, ओके। तो टोटल इसमें कितनी चीज़ें हैं? 5 चीज़ें हैं, ओके। नंबर 1 कंजक्टिवल एंड ओरल एरिथीमा। नंबर 2 आपने जाना है हैंड्स और फीट की तरफ, उसके एडिमा हो जाएगा। फिर इसी तरफ पाम और सोल में एरिथीमा हो जाएगा और डिस्क्वेमेटिव रैश हो जाएगी और लास्ट में सर्वाइकल लिम्फ नोड इन्लार्जमेंट आ जाती है, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है कि कहती है कि माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस में खासतौर पर पोस्ट कैपिलरी विन्यूल में आपको इनफिल्ट्रेटिंग एंड फ्रेगमेंटेड न्यूट्रोफिल देखने को मिलते हैं। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड ल्यूकोक्लास्टिक वास्कुलाइटिस, क्योंकि ल्यूको का मतलब है WBC, न्यूट्रोफिल, क्लास्टिक का मतलब इनफिल्ट्रेट कर रहे हैं, फ्रेगमेंट कर रहे हैं, खासतौर पर पोस्ट कैपिलरी विन्यूल में। चुर्क स्ट्रास सिंड्रोम, एलर्जी, ग्रैनुलोमेटस
एंजियोमेटोसिस एंड एंजाइटिस होता है। ओके, रेयर होता है स्मॉल वेसल नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस होता है। अब इसमें निमोनिक होता है एज, एस्थमा होता है जी से ग्रानुलोमा होगा, ई से इयोसिनोफिलिया होगा। वेजिटल ग्रानुलोमा क्या होता है, नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस, इसमें ट्रायड होता है। नंबर 1 एक्यूट नेक्रोटाइजिंग ग्रानुलोमा ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नंबर 2 ग्रानुलोमेटस या नेक्रोटाइजिंग या ग्रानुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है किसके, स्मॉल टू मीडियम साइज वास्कुलाइटिस के, खासतौर पर लंग्स के अंदर और अपर एयरवे में देखने को मिलती है। पहले हमने नोट कर लिया एक्यूट नेक्रोटाइजिंग ग्रानुलोमा ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसमें आपको अल्सरेशन देखने को मिल सकती है। नंबर 2 नेक्रोटाइजिंग या ग्रानुलोमेटस वास्कुलाइटिस और स्मॉल टू मीडियम, और लास्ट में रीनल इन्वॉल्वमेंट जिसमें क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। लिमिटेड वाले में सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। लंग्स वाले में एनेरिज्म क्या होता है, एनेरिज्म एक एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल और हार्ट होती है, कंजेनिटल या एक्वायर्ड हो सकता है। अगर एनेरिज्म इंटैक्ट एटीन्यूटेड वाल को इन्वॉल्व करे या थिन वेंट्रिकुलर वाल को यानी कंप्लीट वाल की लेयर्स को इन्वॉल्व करे तो उसको ट्रू बोलते हैं। फॉल्स क्या होता है, फॉल्स एक डिफेक्ट होता है वेस्कुलर वाल में डैट लीड टू एक्स्ट्रावास्कुलर हिमाटोमा, और ये एक्स्ट्रावास्कुलर हिमाटोमा किससे कम्युनिकेट करेगा, इंट्रावास्कुलर स्पेस से। तो पहले नंबर 1 डिफेक्ट होगा जिसकी वजह से एक्स्ट्रावास्कुलर हिमाटोमा होगा, और कम्युनिकेट करेगा इंट्रावास्कुलर स्पेस के साथ जिसको बोलते हैं पल्सेटाइल या पल्सेटिंग हिमाटोमा। अब इसके बाद है वीक वेसल वाल ड्यू टू डिफेक्टिव टाइप 3 कोलाजन, यानी वेसल वाल कमज़ोर है खासतौर पर टाइप 3 की वजह से, या टाइप 3 में क्या होगा, वेस्कुलर आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है द 2 मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर दैट प्रीडिस्पोज टू द आयोर्टिक एनेरिज्म। तो एब्डोमिनल वाला एथेरोस्क्लेरोसिस और थोरैसिक वाला असेंडिंग वाला हमारा हाइपरटेंशन की वजह से होता है। इन्फ्लेमेटरी, अब यहाँ पर जो इसकी टाइप्स बताई हुई है कि जो हमारा होता है एब्डोमिनल आयोर्टिक एनेरिज्म 3 टाइप का होता है, इन्फ्लेमेटरी होता है, माइकोटिक होता है, IgG4 रिलेटेड होता है। इन्फ्लेमेटरी में आपको एब्डोमिनल आयोर्टिक एनेरिज्म इसकी क्या होगा, डेंस पेरी आयोर्टिक फाइब्रोसिस। अब इसमें इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन में आपको लिम्फोप्लाज्मासिटिक इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगी, और इन्फ्लेमेशन जब ठीक होती है तो पेरियोटिक फाइब्रोसिस हो जाएगा। माइकोटिक के अंदर इन्फेक्शन होगी, इन्फेक्शन कैसे आएगा, बाय लॉजिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द वाल, खास तौर पर बैक्टीरिया आते हैं। नेक्स्ट है आयोर्टिक डाइसेक्शन। आयोर्टिक डाइसेक्शन का मतलब है कि ब्लड सप्लाई द इंटरनल लेयर ऑफ मीडिया, ब्लड सप्लाई द लैमिनर प्लेन ऑफ द मीडिया टू फॉर्म अ ब्लड फिल्ड चैनल, और उसकी वजह से क्या होता है, डबल बैलेट आयोर्टा होता है। हाइपरटेंशन इज अ मेजर रिस्क फैक्टर इन द आयोर्टिक डाइसेक्शन है। ओके, अब हाइपरटेंसिव वेस्कुलर चेंजेस, हाइपरटेंशन की वजह से, बिनाइन की वजह से हो सकती है हमारी क्या होती है, हाइलिन हो सकती है, ठीक है। इसमें होमोजीनस पिंक हाइलिन डेपोजिशन देखने को मिलती है, थिकनिंग देखने को मिलती है, लुमिनल नर्विंग दोनों के अंदर होगी। क्यों होती है, बिकॉज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन लीकेज। नंबर 1 क्या होगा, हाइपरटेंशन की वजह से एंडोथेलियल सेल डैमेज हो जाएगी, उसकी वजह से प्लाज्मा प्रोटीन लीक कर जाएगी दीवारों के अंदर, और फाइनली उसकी वजह से क्या होगा, होमोजीनस पिंक हाइलिन थिकनिंग देखने को मिलेगी। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं हाइपरटेंसिव जो मलिग्नेंट वाला होता है ना, उसकी वजह से हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस होती है, इसमें ओनियन स्किन अपीयरेंस होगी, और अगर आप डायग्राम में देखो तो यहाँ पे कंसंट्रिक लैमिनेटेड थिकनिंग होती है। दोनों में ल्यूमिनल नर्विंग है लेकिन इसमें कंसंट्रिक लैमिनेटेड थिकनिंग होती है वाल्स की। जो वेजफ है, वेजफ की वजह से वेस्क्यूलोजेनेसिस होती है। ओके, ठीक है, जबकि एंजियोजेनेसिस, अब वेस्क्यूलोजेनेसिस क्या होती है, वेस्कुलोजेनेसिस और एंजियोजेनेसिस में क्या फ़र्क होता है। वेस्कुलोजेनेसिस में क्या होती है, न्यूली फॉर्म्ड होती है, एंजियोजेनेसिस में पहले से बनी बनाई वेसल में निकल जाती है, ठीक है, वो BFGF की वजह से होता है। आगे मोंकी बर्ग मीडियल स्क्लेरोसिस, इसमें कैल्सिफिक डेपोजिशन होती है, मस्कुलर आर्टरी में होती है, बिनाइन कंडीशन होती है, 50 साल से ऊपर देखने को मिलती है। एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में कह रही है कि ग्रूल हार्डनिंग ग्रीक वर्ड है। एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है कि इंटिमल लीजन्स होती है जिसको एथेरोमा कहते हैं, जिसको एथेरोमेटस या एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक है जो कि वेसल में प्रोट्रूड करती है। एंडोथेलियल सेल इंजरी इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ रिस्पांस टू द इंजरी हाइपोथेसिस होती है। जो इंजर्ड इंटिमल स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन है, यानी जो पहले एंडोथेलियल इंजरी होगी जिसको बोलते हैं रिस्पांस टू इंजरी हाइपोथेसिस है। ओके, अब इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस में 2 चीज़ें होती है, फैटी स्ट्रीक, और आपको क्या देखने को मिलता है, नंबर 2 आपको देखने को मिलता है एथेरोमेटस प्लाक। तो जो फैटी स्ट्रीक होती है ना, वो कैसे बनती है, इंटिमा के अंदर जो स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन होती है और ECM की डेपोजिशन होती है, अर्लियस्ट लेयन होती है। ओके, फिर एथेरोस्क्लेरोटिक लेयन बन जाती है। फिर जो की प्रोसेस होती है एथेरोस्क्लेरोसिस में, वो इंटिमल थिकनिंग और लिपिड एक्युमुलेशन की वजह से होती है। अब एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक में 3 कंपोनेंट होते हैं, सेल्स होते हैं जिसमें स्मूथ मसल्स और मैक्रोफेजेस और T सेल आ जाएंगे। ओके, ECM में कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, प्रोटीन, ग्लाइकान और लिपिड्स में इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर, और कुछ केस में आपको कैल्सिफिकेशन भी देखने को मिल सकती होती है। एंडोथेलियल सेल के अंदर वीबल पैरेट बॉडी होती है जिसमें 1 विलिब्रेंट फैक्टर होता है। ग्लोमस ट्यूमर आपको फिंगर्स में देखने को मिलता है। हेमेंजियोमा को आपने रट्टा मारना है कि मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर इन चिल्ड्रन है। अडल्ट के अंदर कौन से होती है, लाइपोमा होती है। क्लियर, तो ये हो गया हमारा हेमेंजियोमा, बल्कि वैसल